मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर बताना चाहता हूँ, या यह समझो कि व्याकरण का एक छोटा सा संक्षिप्त मॉडल पेपर हम तुम्हें डिस्कस करेंगे। जैसा कि तुम जानते हो, बोर्ड में 40 नंबर के ग्रामर होते हैं। उस ग्रामर में पहला नंबर निबंध का होता है, जो 15 नंबर का होता है। उस 15 नंबर के निबंध में तुम्हें 5 निबंध दिए जाएंगे। उन निबंधों में तुम्हें एक निबंध करना होगा, जिसमें कुछ निबंध तुम्हारे प्रायः बुक के रहते हैं, जो कि ऐसे ही सामाजिक, आर्थिक या अन्य क्रियाकलापों से संबंधित रहते हैं। कुछ ऐतिहासिक रहते हैं और कुछ कोटेशन या मुहावरे से संबंधित रहते हैं। जैसे कि दे दिया गया, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह से एक पंक्ति तुमको देगा और उसी पे तुम्हारे अपने विचार बताने होंगे। इस तरह से तुम स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो कि तुम उन 5 में से कौन सा निबंध चुनना चाहते हो। दूरदर्शन, समाचार पत्र या कोटेशन का कुछ भी तुम लिखोगे, वह सब बराबर मार्क रहेगा, अर्थात 15 नंबर के रहेंगे। इसके साथ ही तुमको एक और निबंध होगा जो चित्र से संबंधित होगा। उस चित्र को तुमको देख करके उसमें समझना पड़ेगा यह किस चीज़ का चित्र है और इसका स्वरूप क्या है, यह किस लिए बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मान लो एक कमरे में 4 5 बच्चे बैठे हुए हैं और एक अध्यापक या अध्यापिका बच्चे को पढ़ा रही है, तो तुम कह सकते हो कि यह विद्यालय के अध्यापक बच्चों को पढ़ाने पे अपना ध्यान दे रही हैं। या समझ सकते हो कि कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक लेडीज़ या जेंट्स उन्हें पढ़ाने या शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, तो इस पर तुम उसका नाम दोगे प्रौढ़ शिक्षा। इस तरह से सभी प्रश्न निबंध से संबंधित जो हैं वह एक ही तरह के 15 अंक के हैं। तुम लिखने के लिए एकदम स्वतंत्र हो। दूसरा प्रश्न इस पे होगा पत्र का। पत्र 7 नंबर का होता है। पत्र में पहला पत्र औपचारिक, दूसरा पत्र अनौपचारिक, अर्थात एक ऑफिशियल लेटर होता है और दूसरा डोमेस्टिकल होता है। अब तुम उन दोनों पत्रों में से चाहे जो है पत्र लिखना चाहो, उन पे भी तुमको बराबर अंक हैं, 7 ही नंबर होंगे। तुम अपनी इच्छा अनुसार जो भी पत्र लिखो, कोई एक लिखोगे। अब उन दोनों पत्रों में, माने औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये दोनों ही हैं। तुम उसमें से कौन सा लिखोगे यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब हम चलते हैं, तीसरा प्रश्न आता है इसमें, जो है अनसीन पैसेज, जिसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 10 से 15 लाइन का अनसीन होता है, अपठित होता है, और उसमें तुम्हें 2-2 नंबर के 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तुम्हें अच्छे ढंग से अपठित गद्यांश को पढ़ना होगा और उस गद्यांश को पढ़ करके अपने शब्दों में उसका सटीक आंसर देना होगा। आंसर न तो ज़्यादा बड़े हो और न ही अत्यंत संक्षिप्त हो,
या तुम कह सकते हो 2 से लेकर के 3-4 लाइन के अंदर में तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अब इसका चौथा प्रश्न होता है, व्याकरण से संबंधित ये भी है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इसके अलावा तुम्हारे भाववाचक संज्ञा, विशेषण बनाना, तत्सम, तद्भव, शुद्ध, अशुद्ध, वाक्य संशोधन, वाक्य रचना, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इतने सारे जो है व्याकरण से संबंधित रहेंगे, जो तुम्हें लिखने के लिए पर्याप्त अंक दे सकते हैं। यदि थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो यह 8 अंकों वाला प्रश्न, जो चौथा नंबर प्रश्न है इस व्याकरण का, तुम्हारे पूरा का पूरा तुम्हारे हाथ में है। अब मैं तुम्हें इसका एक प्रतिदर्श दिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, तुम उसे अपने कॉपी में नोट करो। यह प्रतिदर्श बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है और हम तुमको बोल रहे हैं, पहला होगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखो। अब इस प्रश्न के बाद अब तुम देखो कि पहला है, निम्न शब्दों से विशेषण बनाइए। निम्न शब्दों से विशेषण बनाइए। जैसे कुल, कुल का तुम विशेषण बनाओगे तो कुलीन होगा, कुल का विशेषण कुलीन होगा। वर्ष का विशेषण वार्षिक होगा और नमक का विशेषण नमकीन होगा। दूसरा प्रश्न इसका बनेगा, निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखो। यहाँ पे तुमको 2 या 3 पर्यायवाची शब्द दिए रहेंगे, किसी एक शब्द का 2 पर्यायवाची अर्थात 2 पर्याय शब्द उसके लिखने होंगे। जैसे सूरज, सूरज का पर्यायवाची अब तुमको लिखना है। ऐसे तो सूरज के पर्यायवाची मैं जैसे बोल रहा हूँ, रवि, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनकर, दिवाकर इत्यादि होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 2 तुम लिख सकते हो। वह तुम्हारे आधे आधे अंक से 1 अंक तुमको देने के लिए पर्याप्त होगा। तीसरा इसका प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। ध्यान से सुनो, निम्नलिखित शब्दों से किन्हीं 2 शब्दों के विपरीत शब्द लिखो या विलोम शब्द लिखो। पहला शब्द है जैसे उपकार, उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। दूसरा शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का विलोम कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। सपूत, सपूत इस शब्द का विलोम होगा कपूत। इसके बाद है आशा, आशा का होगा निराशा। इस तरह से 4 विलोम शब्द दिए गए। उन 4 विलोम शब्दों से तुमने 2 विलोम शब्द लिख करके अपने 1 अंक को उपार्जित किया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक की सहायता से वाक्य बनाइए। ध्यान देना, तुमको 2 मुहावरे दिए जाएंगे। जैसा कि तुम अभी तक जूनियर क्लास में पढ़ते आए हो, मुहावरे का अर्थ लिखते थे और वाक्य बनाते थे। यहाँ पे जो मुहावरे दिए जाएंगे, उन मुहावरों का तुम अपने वाक्यों में प्रयोग करोगे। 2 में से किसी एक मुहावरे को तुम चयन करोगे जो तुम्हें अच्छी तरह से आता है और अपने वाक्य में उसे बनाओगे। तो इस तरह से बिना अर्थ लिखे हुए तुम मुहावरे को ऐसा लिखोगे उसमें वाक्य में जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो जैसे है तुम्हारा जो है यहाँ पे अगर मगर करना, अगर मगर करना, हम
इसका अगर अर्थ बताएं तो अर्थ बताने में होता है टाल मटोल करना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। वाक्य तुम्हारा बनेगा पुस्तक मांगने पर रमेश ने सुरेश से अगर मगर करने लगा। ध्यान देना, तुम्हें सिर्फ या केवल मुहावरे को प्रयोग करना वाक्य में अर्थ नहीं लिखना है। अपने आप वाक्य में प्रयोग होने से उसके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरा है दिन फिरना। दिन फिरना क्या मतलब होता है? दिन फिरना का मतलब होता है कि दिन में परिवर्तन होना, अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा। लेकिन तुम्हें इसके अर्थ नहीं लिखने हैं, तुमको वही लिखना है जैसा कि पहले में मैंने बताया कि वाक्य में उसका प्रयोग करोगे अपने आप अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वाक्य में बता रहा हूं, निराश पुत्र का मुख कर, फिर से सुन लो। निराश पुत्र के मुख को देखकर माँ ने कहा, बेटा दुखी न हो, कभी न कभी तुम्हारे दिन अवश्य फिरेंगे। इस तरह से यह तुम्हारा वाक्य पूरा हो गया। अभी तुमने जैसे यहाँ पे देखा दिन फिरना, महायज्ञ का पुरस्कार, इसके पहले मैं वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने कई बार बोला था, यदि तुम लोग वीडियो देखे होगे या पढ़े होगे तो सुने भी होगे, सब दिन होत न एक समान। यदि ऐसा भी आ जाता है सब दिन होत न एक समान, उसका मतलब भी वही होता है दिन फिरना, अर्थात सब दिन होत न एक समान। जैसा कि जानते हो, सेठ भी, जो सेठ इतने दयालु, धर्मज्ञ और परोपकारी थे, सबको अपने द्वार से धन दौलत दे करके खुश कर देते थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से निराश नहीं होकर के जाता था। लेकिन एक दिन उनका भी दिन फिरा और वह सेठ इतने गरीब हो गए कि उन्हें दान पुण्य कौन करने को कहे, स्वयं के खाने के लाले पड़ गए। और वह सेठ अपने एक यज्ञ को बेचने के लिए चल दिए। और इस तरह से सेठ के दिन अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए। लेकिन वही सेठ, फिर सुन लो एक बार, कि सब दिन होत न एक समान। कुछ ही दिनों के बाद, जैसा कि जानते हो, सेठ यज्ञ बेचने की तमन्ना से धन्ना सेठ के पास जा रहे थे और उन्होंने मार्ग में अब स्वयं भूखे रह करके अपने लिए लिए हुए 4 रोटियों को मरणासन कुत्ते को खिला करके स्वयं पानी पी करके जब धन्ना सेठ के पास गए तो धन्ना सेठानी ने कहा कि यदि आप महायज्ञ बेचे तो मैं उस महायज्ञ को खरीदने के लिए तैयार हो जो आज आपने किया। सेठ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सेठानी ने उन्हें बताया कि हे सेठ, तुम स्वयं भूखे रहते हुए निस्वार्थ भावना से मरणासन्न कुत्ते की जान बचाने के लिए अपने 4 रोटियों को खिला दिया और वह 4 रोटियां तुम्हारा खिलाया हुआ तुम्हारे लिए महायज्ञ बन गया। और उस महायज्ञ का दान, उस महायज्ञ को तुम यदि बेचो तो मैं तुम्हारे मन मुताबिक पैसे दे सकता हूँ, और नहीं तो नहीं। सेठ ने समझा कि भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और नंगे को वस्त्र देना, यह तो मानवता का धर्म है, मानव धर्म है, मानव का कर्तव्य है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। अपने मन में यह सोच करके वह घर चले आए। और रात में उन्होंने क्या देखा कि उनके घर के नीचे एक तहखाना था जो हीरे मोतियों से भरा हुआ था। और इस तरह से तुम समझ सकते हो कि कितने जल्दी से सेठ के दिन फिर से गुजर गए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम वाक्य एक छोटा सा बोलते हैं, दिन फिरना। दिन फिरना अर्थात सब दिन होत न एक समान,
यह बहुत महत्वपूर्ण अर्थ को रखने वाला है, जो हम वाक्य में तो प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यदि हम इसके अर्थ को समझने लगे तो यह हमें एक संदेश देता है। तो इस तरह से तुमने देखा कि यह मेरा मुहावरा जो था वह दो मुहावरे थे। एक मुहावरा तुमको लिखना है जो प्रत्येक मुहावरे पर एक एक अंक है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलते हैं, देखते हैं। ये सभी जितना तुमने देखा एक एक अंक थे। अब तुम्हें 3 वाक्य रहेगा। वाक्य परिवर्तन। पहला वाक्य है, ध्यान देना, पढ़ने लिखने में वह बालक इतना तेज नहीं था। पढ़ने लिखने में वह बालक इतना तेज नहीं था। तेज के स्थान पर मंद बुद्धि का प्रयोग करना है। पढ़ने लिखने में वह बालक इतना तेज नहीं था। ध्यान देना, अब वहाँ पे तुम देखोगे कि पढ़ने लिखने में वह बालक मंद बुद्धि था। पढ़ने लिखने में वह बालक मंद बुद्धि था। तेज के स्थान पे मैंने मंद बुद्धि का प्रयोग कर दिया। हाँ, एक चीज़ और है कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी, तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि हम ऐसा उसमें जो है परिवर्तन करें, ऐसे शब्द को रखें ताकि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। शब्द परिवर्तित हो लेकिन वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का भेद या किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, वही हमारा वाक्य बदला हुआ माना जाता है। नंबर 2 वाक्य देखो, अब बच्चे घर पहुँचे। अब बच्चे घर पहुँचे, इसमें वचन बदलना है। वचन बदलना है तो हम देखेंगे, जैसा तुम जानते हो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पे हम देखेंगे कि वचन है कहाँ पे, तो देखते हैं बच्चे। बच्चे शब्द है तो बच्चे का यदि हम वचन बदलेंगे, बच्चे बहुवचन है, हम इसे एक वचन में ले आएंगे तो बच्चे का बच्चा होगा, पहुँचे का पहुँचा होगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे अब बच्चा घर पहुँचा। अब बच्चे घर पहुँचे के स्थान पे हम वचन बदल करके जब लिखेंगे तो बोलेंगे अब बच्चा घर पहुँचा। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कल आप कहाँ गया था? कल आप कहाँ गया था? वाक्य को शुद्ध करना है। वाक्य देख रहे हो कि वाक्य में कल आप कहाँ गया था, एक जगह आपको सम्मान दे रहा है, आप शब्द कह रहा है, तो संज्ञा या सर्वनाम पे हम सम्मान दे रहे हैं और इसके क्रिया में हम उसका अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको स्पष्ट होता है कि यह मेरा वाक्य जो मैं बोला हूँ यह शुद्ध नहीं है। कल आप कहाँ गया था, यह वाक्य जब हम देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध की तरह से, तो हम अब बोलेंगे कल आप कहाँ गए थे। कल आप कहाँ गए थे। इस तरह से प्रश्नवाचक एक चिन्ह देंगे और वाक्य को देखते हैं कि वाक्य मेरा बिल्कुल सही है, कल आप कहाँ गए थे। हर तरह से वह हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि वाक्य भी मेरा शुद्ध है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे करके मैंने वाक्य की शुद्धता में 4 चांद लगा दिया। तो इस तरह से यह तुम्हें 8 नंबर का मैंने आज व्याकरण प्रतिदर्श एक मॉडल पेपर करके तुम्हें दिखाया। आशा करता हूँ कि तुम सभी बच्चों को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यहीं पे मैं आज के व्याकरण पर विराम देता हूँ। तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।